Hello everyone and welcome to the second part of Unit 10 Research Methods and Materials in English। पिछले पार्ट में हमने बात की थी रिसर्च मेथड्स के ऊपर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटेरियल्स इन इंग्लिश की कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ करके हम रिसर्च करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, थीसिस लिखते हैं और भी बहुत सी रिसर्चेस करके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है एक तो कि डिजिटल टूल्स क्या होते हैं, दूसरे कौन कौन से होते हैं, रिसर्च में कैसे काम आते हैं। ये तीनों ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। डिजिटल टूल्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स, कुछ एप्लीकेशंस और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो रिसर्चर्स की हेल्प करते हैं। डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कलेक्टेड डेटा को, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। ये टूल रिसर्च प्रोसेस को आसान बनाते हैं, तेज बनाते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट भी बनाते हैं। लिटरेरी रिसर्च में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, स्पेशली जो लार्ज टेक्स्ट या फिर डेटा या मल्टीमीडिया को हैंडल करना हो तो इस तरह के टूल्स हमारे काम आते हैं। कुछ कॉमन डिजिटल टूल्स की हम बात इस वीडियो में करेंगे जिनके बारे में रिसर्चर्स को पता होता है और जो रिलायबल हैं। पहला ऐसा टूल है NVivo। NVivo एक सॉफ्टवेयर है जो क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए काम आता है। इसमें आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इंटरव्यूज को एनालाइज कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं और थीम बिल्डिंग को भी ये सॉफ्टवेयर इजी बनाता है। रिसर्चर्स के लिए डेटा ऑर्गेनाइज करने का काम सिंपल कर देता है। अगला टूल है atlas.ti। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, NVivo जैसा ही है और इसमें भी आप क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करते हैं। टेक्सचुअल डेटा को सिस्टमैटिकली एनालाइज करना हो या फिर थीम्स, कोड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना हो तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। जो लार्ज रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। थर्ड सॉफ्टवेयर है Voyant टूल्स। ये एक फ्री ऑनलाइन टेक्स्ट एनालिसिस टूल है। इसमें वर्ड फ्रीक्वेंसी, ट्रेंड्स और पैटर्न्स को दिखाया जाता है। इजी विजुअलाइजेशन के थ्रू डेटा को समझाया जाता है। लिटरेचर और लैंग्वेज रिसर्चर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री है। अगला टूल है Zotero। ये भी एक फ्री रेफरेंस मैनेजर टूल है। रिसर्च सोर्सेज को सेव करता है, ऑर्गेनाइज करता है और साइट करने में हेल्प करता है। ब्राउजर प्लगइन के थ्रू डायरेक्टली आर्टिकल्स को सेव भी कर सकता है। साइटेशन स्टाइल्स जैसे MLA, APA जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है, उनको ये इजीली हैंडल कर लेता है। आपके रिसर्च पेपर के लिए आपकी साइटेशंस को ये इन फॉर्मेट्स में लिख के देता है। अगला टूल है EndNote। रेफरेंस मैनेजमेंट और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए एक बहुत ही एडवांस टूल है ये। एकेडमिक राइटिंग में सोर्सेज को ट्रैक करने में भी हेल्प करता है। थाउजेंड्स ऑफ साइटेशन स्टाइल्स को सपोर्ट करता है। रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर के लिए रिसर्च करने में ये बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। अगला है Google Scholar। ये भी एक फ्री एकेडमिक सर्च इंजन है। इसमें आपको रिसर्च पेपर, थीसिस, बुक्स और स्कॉलरली आर्टिकल्स इजीली मिल जाते हैं। साइटेशन का ऑप्शन भी देता है। ये रिसर्चर्स के लिए बहुत ही रिलायबल स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अभी हमने गूगल स्कॉलर से कहीं ज़्यादा एडवांस टूल को डिस्कस करा है, ये बिल्कुल बेसिक वाला है। नेक्स्ट है Trello। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टास्क ट्रैकिंग के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। बोर्ड्स, कार्ड्स और चेकलिस्ट्स के थ्रू काम ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। रिसर्च या टीचिंग प्रोजेक्ट प्लान करने में भी ये बहुत हेल्पफुल टूल है। टीम कोलैबोरेशन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। तो हर सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह से हेल्प करता है, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट और रिसर्च में काम आता है। आपके सिलेबस में डिजिटल लाइब्रेरीज भी दे रखा है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है सारे रिसर्चर्स के लिए जो ऑथेंटिक आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं। और उनके लिए भी ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप नहीं लेते। लेकिन कुछ डिजिटल लाइब्रेरीज पेड भी होती हैं। ऑनलाइन आपको उनके आर्टिकल्स, उनके रिसर्च पेपर्स देखने के लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे कि JSTOR, जैसे कि प्रोजेक्ट म्यूज या फिर जैसे कि प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। लिटरेचर एक्सेस करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये एक तरह का जहां रिसर्च आर्टिकल्स, ई-बुक्स और जर्नल्स को एक्सेस किया जाता है। यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर्स के लिए सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज यहीं से मिलते हैं। रिमोट एक्सेस भी पॉसिबल है। आप कहीं भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और इसके अंदर आपको बहुत ही ऑथेंटिक एकेडमिक कंटेंट मिलता है। एमफिल और PhD के जो स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं, जब वो रिसर्च करते हैं तो उन सब ने ये ज़रूर विजिट किया होता है, खास करके JSTOR। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके सिलेबस का।
अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टूल्स की जो प्लेजरिज्म चेक करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म जो है वो मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है रिसर्च का। उससे हम कैसे बच सकते हैं, उनमें भी ये टूल्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। पहले तो आपको चेक करना है कि आपके पेपर का कितना % प्लेजरिज्म आ रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के पास लाइब्रेरी या फिर डिपार्टमेंट के पास ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके रिसर्च पेपर का, आपकी थीसिस का प्लेजरिज्म चेक करते हैं कि कितना % आता है। सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर फिलहाल इंडिया में है हमारे पास वो है टर्निटिन। टर्निटिन को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ऑफिशियली यूज किया जाता है रिसर्च पेपर का, थीसिस का प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, लेकिन टर्निटिन पेड होता है। फिर आता है ग्रामरली। ग्रामरली पार्शियली पेड है, ये भी वही काम करता है, आपकी ग्रामर ठीक कर सकता है, रिसर्च पेपर की लैंग्वेज अच्छी बना देता है, आपका पेपर का जो प्लेजरिज्म है वो भी चेक कर देगा। तो इसके कुछ ट्रायल्स फ्री हैं, लेकिन उसके बाद आपको ग्रामरली को यूज करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है। ऐसे ही एक और साइट है कॉपी लीक्स। कॉपी लीक्स पे भी आप अपना पेपर अपलोड करके चेक कर सकते हैं कि कितना % प्लेजरिज्म और कहाँ कहाँ किसी और आर्टिकल में और आपके पेपर में सिमिलैरिटीज आ रही हैं। तो वो उसके नीचे रेड लाइन करके बता भी देगा कि आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, या फिर ये लाइन कहाँ से उठाई है। इतने वर्ड्स अगर आपके मैच हो रहे हैं तो वो किससे मैच हो रहे हैं। तो कॉपी लीक्स इन सब में काम आता है। एक और सॉफ्टवेयर है प्लैग स्कैन। प्लैग स्कैन, क्योंकि प्लैग से प्लेजरिज्म बनता है तो ये भी प्लेजरिज्म चेक करने का ही सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है ड्यूप्ली चेकर। ड्यूप्ली चेकर भी प्लेजरिज्म ही चेक करता है बेसिकली, लेकिन अभी इन सबको यूनिवर्सिटीज में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है। आप इसको ऑनलाइन अपना पेपर इस पे अपलोड करके प्लेजरिज्म की % चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जो जनरली रिसर्च में यूज किए जाते हैं, ऑथेंटिक हैं ये और काफी हेल्पफुल भी हैं। आप इनके नाम अच्छे से देख लीजिए, याद रखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज MLA डेटाबेस। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। MLA डेटाबेस एक तरह से एक डिजिटल लाइब्रेरी है और एक रिसर्च टूल भी है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ने ही इस MLA डेटाबेस को डेवलप किया है। ये मेनली लिटरेचर, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, फोकलोर और कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड स्कॉलरली आर्टिकल्स, बुक्स, एसेज और रिसर्च पेपर का कलेक्शन प्रोवाइड करता है। रिसर्चर, स्टूडेंट्स और टीचर MLA डेटाबेस को यूज करते हैं ताकि वो अपनी रिसर्च के लिए हाईली ट्रस्टेड और हाई क्वालिटी एकेडमिक सोर्सेज को ढूंढ सकें। आपको MLA डेटाबेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है, हमारे क्या काम आता है और कौन कौन से फील्ड में ये यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि लैंग्वेज, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, फोकलोर और कल्चरल स्टडीज इसका मेन पार्ट है जिसपे आर्टिकल्स इजीली मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंटेंट ऑफ अ रिसर्च पेपर। अगर आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपके पेपर में डिवीजन किस तरह से होना चाहिए, कितने पार्ट्स होने चाहिए आपके पेपर के। हम बात करेंगे एक ऐसा रिसर्च पेपर जो लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइटल। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपके पास एक बिल्कुल शॉर्ट, क्लियर और एक्यूरेट टाइटल होना चाहिए। आपका टाइटल इंप्रेसिव होना चाहिए और उससे आपकी रिसर्च का हल्का फुल्का आइडिया भी मिलना चाहिए। टाइटल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आप समझ लीजिए कि आपके रिसर्च पेपर का डिस्प्ले है। अगर एब्स्ट्रैक्ट अच्छा होगा तो शायद पेपर भी अच्छा होगा, ऐसा माना जा सकता है। जब आप किसी जर्नल में अपना पेपर पब्लिश होने के लिए भेजते हैं तो पहले वो एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं कि आप एक 250 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट सेंड कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट की क्वालिटी देखकर वो आपके पेपर को अप्रूव करेंगे या फिर डिसअप्रूव करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट आपके पेपर का डिस्प्ले है। जनरली एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 250 वर्ड्स तक का होता है, उसकी वर्ड लिमिट होती है 250। एग्जैक्ट 250 ही वर्ड्स आप लिखेंगे जरूरी नहीं है, 260, 270 भी जा सकता है, 230, 240 भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो मेन चीजें होनी चाहिए वो है एक आपका रिसर्च क्वेश्चन कि आप किस पे रिसर्च करने वाले हैं, क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन बनता है। दूसरा होगा आपकी मेथडोलॉजी कि कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हैं रिसर्च में। तीसरा होगा आपका मेन फाइंडिंग्स। आप सारी फाइंडिंग्स की बात नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में, लेकिन जो आपने सोचा है, जिससे इंस्पायर होकर आप पेपर लिख रहे हो, वो एक दो फाइंडिंग की आप बात करोगे और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट को कंक्लूड भी करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट हमेशा क्लियर और कंसाइज होना चाहिए ताकि रीडर्स को पता चल जाए कि पेपर में क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन। टॉपिक का इंट्रोडक्शन दें और रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियरली स्टेट करें। रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना भी इसका पार्ट होता है।
इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी बताएं और रिसर्च गैप्स को ब्रीफली हाईलाइट करें। और इंट्रोडक्शन में ही आप स्ट्रक्चर ऑफ पेपर भी बताएंगे और अपना थीसिस का एक ब्रीफ आउटलाइन भी देंगे। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स को ही नहीं पता कि ये क्या होता है, इसमें क्या करना होता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि जितने भी एग्जिस्टिंग रेलेवेंट स्टडीज और थियोरीज आज तक हुई हैं उस टॉपिक के ऊपर जो आपने रिसर्च करने के लिए चूज करा है, आप लिटरेचर रिव्यू में उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेथोडोलॉजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक रिसर्च का कोई ना कोई मेथड होता है। हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे मेथड्स की बात की, 10 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार देख लीजिए, आपको मेथड्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कोई ना कोई मेथड को अप्लाई करते हैं अपनी रिसर्च के ऊपर। सो रिसर्च मेथड्स क्लियरली डिस्क्राइब करें अपनी रिसर्च में कि आपने क्वांटिटेटिव मेथड यूज करा है या आपने क्वालिटेटिव मेथड यूज करा है, मिक्स्ड मेथड यूज किया है, केस स्टडी किया है, जॉनर स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी है। फिर आप अपनी डेटा कलेक्शन टेक्निक और एनालिसिस का प्रोसेस भी बताएं। आप एक्सप्लेन करें कि आपके लिए ये मेथड किस तरह से सूटेबल है, आपकी रिसर्च पे इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड काम नहीं करेगा। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपके पास वैलिड आर्गुमेंट होना चाहिए। अगला है एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। आप अपने डेटा या टेक्स्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट करें, की फाइंडिंग्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करें विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यूज करें। अगर आपको वैलिड एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, कोटेशंस यूज करें। आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कोई इमेज भी लगा सकते हैं अगर वो एप्लीकेबल है उस रिसर्च के ऊपर। तो ये पूरा एनालिसिस का पार्ट है जो आप रिसर्च में कर रहे हैं। उसके बाद है डिस्कशन। डिस्कशन में आपको जो आपकी एनालिसिस आपने करी है उसको आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करें, रिसर्च क्वेश्चंस के जवाब दें और फाइंडिंग्स का जो सिग्निफिकेंस है वो बताएं। इसी के साथ साथ हम डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और करते हैं और वो है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब आप समझते होंगे। रिसर्च में लिमिटेशंस का मतलब होता है कि आपके रिसर्च करने में क्या क्या आपको ऑब्स्टैकल्स आई, क्या क्या हिंड्रेंसेस आए, आप उन सब की बात करते हो। आप बताते हो कि आपके टॉपिक को स्टडी करने के लिए इनफ कंटेंट नहीं था। आप बताते हो कि सेकेंडरी सोर्सेज की कमी थी। आप बताते हो कि आप जिस पे रिसर्च कर रहे हो उसका इंटरव्यू नहीं कर पाए उस ऑथर का। अगर आपने ऐसा करने की सोची थी और आप नहीं कर पाए तो आप बताएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लिमिटेशंस में आ सकती हैं। तो लोग अपनी लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं अपनी थीसिस में या फिर अपने रिसर्च पेपर में। उसके बाद है कंक्लूजन। रिसर्च के मेन पॉइंट्स को समराइज कीजिए, अपने स्टडी का ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्लियरली स्टेट करिए और क्लोजिंग रिमार्क्स जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी रिसर्च बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और जो आप खोजने बैठे थे वो आपने खोज लिया है तो आप क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई या आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप एक कॉल फॉर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें आप ये बताएंगे कंक्लूजन में कि इस पे और भी रिसर्च हो सकती है, इस तरह की रिसर्च हो सकती है, ये एक कंप्लीट लास्ट सोल्यूशन नहीं है। ये भी आप स्टेट कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में। उसके बाद आप रेफरेंसेस भी लिखते हैं, रेफरेंसेस या फिर बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस क्या होते हैं? जितने भी आपने सोर्सेज को अपने पेपर में यूज किया है, चाहे वो कोई टेक्स्ट थी, प्राइमरी टेक्स्ट था, सेकेंडरी टेक्स्ट था, किसी का इंटरव्यू था, या जो भी आपने सोर्सेज यूज करें आप उन सबको रेफरेंसेस में लिखेंगे। तो सारे साइटेड सोर्सेज को एकेडमिक स्टाइल में लिखना, चाहे वो MLA है, चाहे वो शिकागो स्टाइल है, चाहे वो APA स्टाइल है, उसमें लिखना, उसकी लिस्ट बनाना, ये रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी कहलाता है। उसके बाद आता है अपेंडिक्स। ये ऑप्शनल होता है कि आपको अगर अपेंडिक्स लिखने हैं तो आप लिखिए, वरना कोई बात नहीं। अगर कोई एडिशनल डेटा आपने यूज करा है, क्वेश्चनएयर आपने यूज करा है, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मेन टेक्स्ट में नहीं दिया आपने, वो भी आप अपेंडिक्स में ऐड कर सकते हैं। तो जो कुछ रह गया उसको ऐड करने के लिए अपेंडिक्स का ऑप्शन होता है। अब हम बात करते हैं साइटेशन स्टाइल्स की। 2 साइटेशन स्टाइल आपके सिलेबस का पार्ट है, एक MLA और एक APA। पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। MLA स्टाइल जो है वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ होता है, खासकर लिटरेचर में, लैंग्वेज में और कल्चरल स्टडीज़ में यूज़ होता है। इसका मेन फोकस होता है ऑथर और पेज नंबर को हाईलाइट करना, ताकि रीडर इजीली सोर्स को ट्रेस कर सके। उसके बाद आता है APA स्टाइल। APA स्टाइल जो है वो ज़्यादातर साइंसेज में यूज़ होता है, साइकोलॉजी में, एजुकेशन, इन सब में यूज़ होता है। इसका फोकस होता है ऑथर और पब्लिकेशन ईयर पर फोकस करना। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि MLA तो फोकस करता है ऑथर और पेज नंबर पे, और APA स्टाइल फोकस करता है ऑथर और पब्लिकेशन ईयर पे। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। MLA और APA स्टाइल हम लोग बिब्लियोग्राफी में यूज करते हैं। ये रेफरेंसेस का स्टाइल है, ये साइटेशन का स्टाइल है, MLA एंड APA।
एमएलए और एपीए को डिटेल में समझने के लिए आपको ये चार्ट देखना चाहिए। एमएलए का मतलब होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन और एपीए का मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एमएलए जो टेक्निक है साइटेशन की वो ह्यूमैनिटीज में यूज होती है, आर्ट में, लिटरेचर में। एपीए सोशल साइंसेज में यूज होती है। उसमें जो मेन डिफरेंस है, इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं उसको, कि ऑथर्स लास्ट नेम, पेज नंबर, ये इस तरह से साइट किया जाता है। स्मिथ 1 2 3, ये स्मिथ जो है ये ऑथर का लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम विलियम भी हो सकता, और उसके बाद में जो 1 2 3 दे रखा है ये पेज नंबर है। वैसे ही अगर हम एपीए में देखें तो ऑथर्स नेम स्मिथ हो सकता है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे ये, और कॉमा के बाद ये लिखते हैं ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2020, जबकि एमएलए में आपको कॉमा नहीं लगाना है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको एक रेफरेंस दे रखा होगा और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा रेफरेंस है, एमएलए का साइटेशन रेफरेंस है कि एपीए का साइटेशन रेफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें कॉमा लगेगा, किसमें नहीं लगेगा। जनरली एमएलए में हम वर्क साइटेड लिखते हैं, जबकि एपीए में हम रेफरेंसेस लिखते हैं। अगर हम ऑथर फॉर्मेट की बात करें तो एमएलए में लास्ट नेम आएगा फिर फर्स्ट नेम आएगा, जबकि एपीए में लास्ट नेम मतलब सरनेम आएगा पहले, फिर कॉमा लगेगा और उसके बाद में फर्स्ट इनिशियल आएगा। बुक साइटेशन की अगर हम बात करें तो एमएलए में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ द बुक, पब्लिशर और फिर ईयर, पब्लिशर के बाद कॉमा भी है। वैसे ही अगर हम एपीए में बात करें तो लास्ट नेम, उसके बाद इनिशियल, फिर फुल स्टॉप और फिर ब्रैकेट के अंदर आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है, फिर आपको टाइटल ऑफ द बुक लिखना है और फिर आपको पब्लिशर का नाम लिखना है। तो ये इनमें फर्क है। अगर आपने पेपर लिखे हैं बहुत सारे तो आपके लिए इजी है समझना, लेकिन अगर आपने कोई रिसर्च पेपर आज तक नहीं लिखा है तो ये बिल्कुल नई चीजें हो सकती हैं आपके लिए। तो आपको ये जो टेबल मैंने बनाया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद करके जाइए क्योंकि मेजर क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे एमएलए और एपीए साइटेशन स्टाइल के ऊपर। अब हम बात करते हैं उन की एथिकल प्रिंसिपल्स की जो रिसर्च करते हुए आपको फॉलो करने चाहिए। और ये सारे पॉइंट समझना बहुत सिंपल है आपके लिए, आप बस सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब इंसान रिसर्च करना स्टार्ट करता है तो उसको पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है कि रिसर्च का मकसद क्या है, क्या करना होगा, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उसका डेटा कहाँ यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। डेटा अनऑथराइज्ड लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, यही इसका मेन पॉइंट है कि आपकी रिसर्च आपकी मर्जी के बिना शेयर नहीं की जाएगी। अवॉइडेंस ऑफ हार्म। रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो पार्टिसिपेंट्स के साइकोलॉजिकल, इमोशनल या फिर फिजिकल सेल्फ को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप किसी को इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए कोई आर्टिकल, कोई पेपर लिख रहे हैं तो ये गलत तरीका है, इसको रिसर्च में अनएथिकल मानते हैं। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। डेटा को मैनिपुलेट करना या फैब्रिकेट करना ये क्राइम है रिसर्च में। रिजल्ट्स को सही तरीके से लाने के लिए आपको ऑनेस्टली रिसर्च करनी पड़ेगी और जो भी आपकी फाइंडिंग्स होंगी उसको आप ऑनेस्टली प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो फाइंडिंग आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्लेजरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एथिकल पॉइंट है। जब आप किसी के आइडियाज, वर्ड्स या रिसर्च को अपने काम में यूज करेंगे तो आपको उसका सही एट्रीब्यूशन देना चाहिए। प्लेजरिज्म यानी कि लिटरेचर की चोरी, ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम है रिसर्च में, जिससे आप बिना परमिशन या साइटेशन के किसी और के वर्क को अपना नहीं बता सकते। प्लेजरिज्म से बचने के लिए आपको बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जैसे जो कोट्स आप यूज करें उन्हें आप कोटेशन मार्क्स में डालें, उसका सोर्स बताएं साइटेशन में कि आपने कौन सा सोर्स यूज करा है। पैराफ्रेजिंग करते हुए भी जो ओरिजिनल सोर्स होता है उसको भी आप रेफरेंस में डालें। अपने आइडियाज और दूसरों के आइडियाज को क्लियरली डिस्टिंग्विश करें। बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट के साथ आपको रिसर्च करनी होती है। अगला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। रिसर्च के एम्स, मेथड्स और जो फंडिंग सोर्सेज होते हैं उनको आप खुलकर बताएं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। जो सोर्सेज आप यूज करें आप उनको अपनी साइटेशन में डालें, बिब्लियोग्राफी में डालें, रेफरेंसेस में डालें। इससे आपकी रिसर्च की ट्रांसपेरेंसी सामने आती है। अगर आप ये सारे एथिक्स को कंसिडर करते हैं तो आपकी रिसर्च में वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं। अभी हमने जिन टॉपिक्स पे बात की है उन सब पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में भी हमने कुछ बात करी है, लेकिन अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस बने बनाए फॉर्म में चाहिए तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने इसमें बना रखे हैं कि शिकागो मैनुअल क्या होता है, साइटेशंस कैसे हेल्प करती हैं रिसर्चर्स को,
फुटनोट्स कैसे लिखते हैं एमएलए स्टाइल में, फुटनोट्स कैसे लिखते हैं एपीए स्टाइल में, तो उन सब पे हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बना रखे हैं। हमने एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च की बात भी की थी, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हाउ टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिसर्च, व्हाट इज प्लेजरिज्म, हाउ डज यूजीसी प्रमोट एथिकल रिसर्च। अब आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ना भी आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूजीसी कैसे प्रमोट करती है एथिकल रिसर्च को। तो आपको सही ऑप्शन पहचानने के लिए पहले पता होना चाहिए कि एथिक्स हैं कौन कौन से। हाउ इज ऑथरशिप डिटरमाइंड इन कोलैबोरेटिव वर्क। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 371 पेजेस की ये पीडीएफ है, आपके पास अभी भी एक दिन है, एक रात है, आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका यूनिट नंबर 6 इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। इस यूनिट की तैयारी आपको कैसे करनी है हम उसके बारे में बात करेंगे, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं हम उसकी भी बात करेंगे, और इसी के साथ साथ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम इस पीडीएफ से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।